हुआ। ठीक है, सब कुछ बढ़िया से हुआ। लड़का जो है शादी करके अपनी नववधू को लेकर के घर आया। ठीक है, 2-4 दिन के रस्मों रिवाज पूरे हुए। उसके बाद उस लड़के की जो है ज़िंदगी, वहाँ से जो है लड़के की ज़िंदगी बदलती है। उसके बाद उस नई नवेली जो बहू आई थी उसका जो है दिन ब दिन उसका जो है बदलना, दिन ब दिन नाटक करना, दिन ब दिन झगड़े करना, दिन ब दिन उसके नए नए कारनामे शुरू होते हैं। उस दिन से 2013 का वो सत्र था, शायद फरवरी का ही महीना था। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य ग्रुप की ओर से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज कैवल्य ग्रुप के माध्यम से आप सभी लोगों को एक ऐसी सच्ची घटना से अभिप्रेत कराने जा रहा हूं मैं, जिस घटना को सुन करके शायद ही कोई पत्थर दिल हो जो न पिघले। अन्यथा अगर मानवता होगी, दया होगी, करुणा होगी, दिल में ममता होगी, तो ज़रूर इस कहानी को सुन करके लोगों के आंखों में आंसू ज़रूर आ जाएगा। और सच्ची घटना, अभी व्यतीत हो रही घटना, ये वर्तमान में चल रही घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। और कैवल्य ग्रुप के माध्यम से क्यों सुनाने जा रहा हूँ उसका भी कारण आप लोगों को मैं बताता चल रहा हूँ कि इस घटना को सुनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। और फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि जिसको ये घटना अभी चलती हुई देखना है, मतलब बहुत से लोग चमत्कार जो हमारे चैनल पर जाते हैं, रिव्यू जाते हैं, लोगों के अनुभव जाते हैं, तो वो साक्षात जो है परिचय तो आप लोगों को मिलता नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि कैवल्य ग्रुप सत्य में कोई बात रखता है, कैवल्य ग्रुप में जो भी बातें बताई जाती हैं वो परम सत्य होती हैं, इस बात का अगर परीक्षण भी आप लोगों को करना है, तो हो सकता है कमेंट जो हमारे चैनल पे जाता है या जो अनुभव जाते हैं वो डुप्लीकेट होते हों। लेकिन अगर आप लोगों को सच्चाई देखना है तो आप इस घटना के तह तक जा सकते हैं और इसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अगर किसी को जांचना है कि वाकई में इन चीज़ों की ज़रूरत है या नहीं, और ये जो घटना सुनाई जा रही है ये वाकई में सत्य है या नहीं, ज़मीनी स्तर पर इसका कोई अस्तित्व है भी या नहीं, ये आप लोग जा करके चेक कर सकते हैं, वो पूरा बताऊँगा। और मैं फिर आप लोगों को बता दूं कि संविधान पर, कानून पर आक्षेप करने से पहले मैं ये बता दे रहा हूं कि ये घटना पूरी सत्य है। और संविधान और कानून के एक गलत नियम के कारण ये दर्द कोई भोग रहा है, 12 सालों से भोग रहा है, अभी ना जाने कितने सालों तक वो भोगेगा। और यही कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कानून के कुछ ऐसे गलत नियम, कायदे कानून हैं, जिसके कारण ये घटना न जाने अभी कितने लोग भोगते रहेंगे जब तक ये कानून सुधरेगा नहीं। देखिए, तंत्र मंत्र में अच्छी विद्याएं भी हैं, बुरी विद्याएं भी हैं। और हम ये कहें कि हर एक जगह अच्छा प्रयोग भी है, बुरा प्रयोग भी है। जिस बंदूक से लोगों की रक्षा की जाती है उसी बंदूक से लोगों का भक्षण भी होता है। जिस परमाणु बम से अपनी रक्षा की व्यवस्था करता है कोई भी देश, उसी परमाणु बम को लेकर के कोई डराता भी है। तो हर एक ऐसी व्यवस्था, जैसे जिस बैक्टीरिया से, जिस वैक्सीन से लोगों की जान बचाई जा सकती है, उसी वैक्सीन में थोड़ा बहुत हेर फेर करके लोगों की जान ली भी जा सकती है। तो हर एक तथ्य के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। ऐसे ही तंत्र जगत में कुछ सकारात्मक चीज़ें भी हैं, कुछ नकारात्मक चीज़ें भी हैं, कुछ रक्षणात्मक हैं और कुछ दंडात्मक हैं। तो दंडात्मक जो चीज़ें हैं, जैसे कि मारण विद्या हो गई, उच्चाटन विद्या हो गई, स्तंभन विद्या हो गई, विद्वेषण विद्या हो गई, विच्छेदन विद्या हो गई, और इसमें और भी बहुत से आप गुप्त मार्गों में जाएंगे तो प्रेत चालान है, रोग चालान है, तंत्र चालान है, पुतला वगैरह की क्रियाएं बहुत सी होती हैं। तो इसमें जब आप ऐसे तंत्र के और जो है गुप्त मार्गों को सीखेंगे, जानेंगे, तो आपको लगेगा कि ये विद्याएं कितनी खराब हैं और क्यों ये लिखी गई और क्यों तंत्र के बड़े से बड़े विद्वान लोगों ने इसको सराहा या सहेजा या बताया। तो कुछ लोगों को ये बेकार लगता है, लेकिन ये कहानी सुनने के बाद आप लोगों की अक्ल ठिकाने आ जाएगी। और इस कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये तंत्र की ये इतनी चीज़ें जो रक्षात्मक हैं वो तो सब अच्छे ही हैं, लेकिन जो दंडात्मक है वो क्यों बनाई गई हैं,
समझ में आ जाएगा आप लोगों को। मैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका जन्म स्थान गोरखपुर प्रांत के मतलब ज़िले के बगल में एक ज़िला पड़ता है, जिस ज़िले का नाम है संत कबीर नगर। इस व्यक्ति से हमारी मुलाकात कैसे हुई, इस व्यक्ति से हमारा परिचय या मित्रवत व्यवहार क्यों है, ये इस चीज़ को मैं भी गुप्त रख रहा हूँ। लेकिन ये व्यक्ति गोरखपुर ज़िले के बगल में संत कबीर नगर ज़िला पड़ता है, आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं। वहाँ का रहने वाला ये व्यक्ति है और अगर देखा जाए तो यादव वर्ण से आते हैं। और 2013 में इन यादव जी की शादी होती है। अपने नज़दीकी 7-8 किलोमीटर के अंतराल पर एक गांव पड़ता है। ये सब मैं गुप्त रख रहा हूँ, जो जा कर के ज़मीनी स्तर से देखेगा मैं उनको पूरा सब बता दूंगा, लेकिन दर्शकों के लिए ये जानकारी गुप्त रखी जा रही है। तो 7-8 किलोमीटर पर 2013 में शादी होती है। शादी दोनों वर वधू के पक्ष से होती है, कोई लव मैरिज वगैरह नहीं है, कोई पहले से देखा देखी नहीं। माता पिता की पूर्ण सहमति से, दोनों पक्षों की पूर्ण सहमति से आपसी रिश्ते में ही ये रिश्ता हुआ। ठीक है, जैसा कि मैं कहता आया हूँ कि रिश्तों में ही रिश्ता करना चाहिए, तो आपसी रिश्तों में ही ये रिश्ता हुआ, कहीं कोई बाहरी ऐसा नहीं था, पूरा रिश्तों के अंदर ही रिश्ता हुआ। ठीक है, सब कुछ बढ़िया से हुआ। लड़का जो है शादी करके अपनी नववधू को लेकर के घर आया। ठीक है, 2-4 दिन के रस्मों रिवाज पूरे हुए। उसके बाद उस लड़के की जो है ज़िंदगी, वहाँ से जो है लड़के की ज़िंदगी बदलती है। उसके बाद उस नई नवेली जो बहू आई थी उसका जो है दिन ब दिन उसका जो है बदलना, दिन ब दिन नाटक करना, दिन ब दिन झगड़े करना, दिन ब दिन उसके नए नए कारनामे शुरू होते हैं। उस दिन से 2013 का वो सत्र था, शायद फरवरी का ही महीना था, इतना मुझे कंफर्म पता नहीं, लेकिन इतना है कि ठंडी के महीने में ही शादी हुई थी। तो दिन ब दिन उस औरत के नए नए कारनामे देखने में आते हैं और वो कारनामे कुछ दिन तक घर के अंदर रहे और उसके बाद वो कारनामे घर के बाहर हुए, आस पड़ोस में पता चला और वो कारनामा धीमे धीमे गांव में फैल गया और धीमे धीमे वो कारनामा पूरे रिश्तेदारों में हर जगह फैल गया। अब ये कारनामा फैलते फैलते यहीं तक थमा नहीं, ये कारनामा बहुत बड़ा रूप धीमे धीमे ले चुका था। 1.5 साल के अंदर ये जो चल रहा था, इसने एक बहुत बड़ा बवंडर बनाया और वो बवंडर अदालत तक चला गया। उस लड़के को दहेज के प्रताड़ना के केस में उस लड़के को जो है अदालत जाना पड़ रहा था। ठीक है, ये सब क्रियाएं 2013 से लेकर के 2020 तक लगातार ये क्रियाएं चलीं। लड़की 1.5 साल ही अपने घर रही और उसके बाद जो है वो जो है अपने जो है मायके में रह रही थी। 6-7 साल वो मायके में रही और उसके बाद वहीं से वो अपना केस देखने आती थी। पति से, ससुराल से कोई मतलब नहीं, वो दहेज का और मारपीट प्रताड़ना का केस अनायास लगा करके ससुराल में ही रह रही थी। और ये बात अनायास जो जिन लोगों को जानना है, जो लोग ज़मीनी स्तर से जा कर के पता करेंगे, तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि हम जो है अपने मित्र के नाते कोई ऐसा पक्ष तो नहीं ले रहे हैं। हालांकि मैं ऐसा कभी करता नहीं हूँ। हमारा कोई निजी क्लाइंट भी होता है जिनसे हम जो है अगर गलत हैं तो हम उनको गलत ही कहते हैं, चाहे किसी भी परामर्श में। लेकिन ये जो घटना है, जिन लोगों को लगता है कहीं अपने मित्र का मैं पक्ष तो नहीं ले रहा हूँ, अपने व्यवहार का पक्ष तो नहीं ले रहा हूँ, तो आप लोग जा कर के ज़मीनी स्तर से घूम करके पता भी कर सकते हैं। और अगर कोई संवैधानिक व्यक्ति है, उसको लगता है कि हम संविधान के गलत नियमों का जो है यहाँ पर व्याख्यान कर रहे हैं, तो संवैधानिक व्यक्ति भी जा कर के पता कर सकता है कि गलत कौन है। और संविधान के विशेष पद पर बैठे हुए व्यक्ति की आंखों में जब आंसू आ गए, वो भी बात आप लोगों को बताऊंगा कि संविधान के विशेष पद पर बैठे यानी कि जज साहब की आंखों में ही आंसू आ गए, ये कहते हुए कि तुम वैसे सही हो लेकिन संविधान के हिसाब से गलत हो। ये शब्द कहते हुए जज साहब की आंखों में ही आंसू आ गए थे। ये सब भी बताऊंगा आप लोगों को, ध्यान से सुनिए। अब 2013 से शादी हुई, 1.5 साल रही और 5-6 साल 7 साल के समथिंग वो लड़की वो अपने मायके पक्ष से आकर के जो है केस लड़ रही है, सब कुछ हो रहा है। मैं चूँकि बचपन से ही घर छोड़ करके वृंदावन जो है चला गया था, आप लोगों को पता ही है, तो हमें जो है हमने अपना नंबर वगैरह सब, हमें ये था कि हमें पहले कुछ पढ़ लेना है, पहले कुछ सीख लेना है, तो घर से संपर्क ही नहीं हमारा था। 2020 के आसपास से मैं अपने घर जाने लगा। ठीक है, घर में अपनी जन्मभूमि गया 13-14 साल बाद, 15 साल बाद।
तो जब जन्मभूमि गया, मतलब मेरा नंबर भी नहीं था किसी के पास, किसी से मुलाकात भी नहीं होती थी। और ये बात भी अगर किसी को जानना है तो वृंदावन हमारा जहाँ मैं बचपन में रहा हूँ, जहाँ से हमारा गुरुकुल है, वो सब आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग जा कर के पता कर सकते हैं, सबको पता है वहाँ पर, बच्चे बच्चे को पता है कि ये घर नहीं जाते थे। तो जब 15 साल बाद मैं घर गया 2020 में, उस समय हमको पता चला कि ऐसी ऐसी स्थितियां हैं। और उसके बाद जो है, जब ऐसी ऐसी स्थितियां हैं तो हमसे सलाह लिया गया कि ये इतने दिन आप तपस्या किए हैं, कहीं घर गए, कहीं कुछ पढ़ रहे थे, उसका प्रयोग हमने किया। हमने एक प्रयोग किया 7-8 दिन रह करके उनके घर में। अब इस प्रयोग का परिणाम ये हुआ कि उनके दो कमियां थी उनके परिवार में। पहली कमी ये थी कि ये जो यादव हैं, जिनकी समस्या मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इनके परिवार में इनके बड़े भाई थे। बड़े भाई भाभी सब कुछ हैं, लेकिन 4 लड़कियां थीं, लड़के नहीं हो रहे थे। मतलब पुत्र संतान नहीं था। इनकी भाभी को भी अभी भी नहीं है। और इनकी शादी होने के बाद जो है केस कोर्ट कचहरी वगैरह की समस्या थी। मतलब संतान इनके परिवार में जो है संतान था ही नहीं। हमको जब ये पता चला तो हमने अपने स्तर से इनके घर जा कर के जांचा परखा जो भी है। और उसके बाद जो है जांचने परखने के बाद हमको समझ में आया कि भयानक पितृदोष है, अकाल मृत्यु वगैरह का कुछ है। हमने सेम वही क्रिया करवाई। 1 महीने के अंदर इनकी पत्नी भी आई और इनका संतान भी हुआ। पुत्र संतान साल भर बाद हो भी गया, 1 ही साल बाद। और ये सारी चीज़ें आप ज़मीनी स्तर से जो व्यक्ति जाना चाहेगा वो जाकर के पता कर सकता है कि पुत्र किस क्रिया के बाद हुआ है। ठीक है, पत्नी भी आई 1 महीने बाद और संतान की प्राप्ति भी हुई। पूरे परिवार में खुशहाली छा गई। और वो पत्नी, जब वो जो है यादव जी आए हमारे पास कि भैया आपकी कृपा से ये हुआ, पत्नी का भी थोड़ा सा भाग्य देख लीजिए। तो कुंडली हमने मांगा, कुंडली चाहे था नहीं कि जो भी है, दिखाया नहीं। तो हमने कहा हस्तरेखा दिखाइए। हस्तरेखा जब हमने देखा तो आप इसको भी ज़मीनी स्तर से जा कर के पता कर सकते हैं। और वो औरत अभी भी मुझसे नज़रें नहीं मिलाती है। हमने जब ये यादव जी के सामने की बात हो रही थी, हमने यादव जी से कहा कि थोड़ी देर के लिए आप बाहर जाइए, हाथ देख रहा था मैं। और जब वो यादव जी बाहर गए तो हमने उस औरत से कहा, हमने कहा कि जो रिश्ता चला रही हो, किसी गैर जात बिरादरी से रिश्ता चला रही हो, अभी भी चला रही हो शादी के बाद, तो अब ये कम से कम रिश्ता छोड़ दो। ठीक है, ये बात कब हो रही? जब हमने क्रिया कर दी, वो औरत आ गई। और औरत आने के बाद फिर 1 महीने बाद जब हमको हस्तरेखा दिखाया गया तो फिर हमने जब ये बात कही तो उस लड़की का सिर नीचे हो गया और उसने माफ़ी मांगा कि गुरुजी ये बात मेरे पति से मत कहिएगा। मैं आगे से ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगी जिससे मेरा पति दुखी हो। मैं आगे से ये सारे जो है गैर रिश्ते, नाजायज़ रिश्ते त्याग दूंगी। और ये सारी बातें कोई अपनी मैं प्रशंसा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये सारी बातें आप ज़मीनी स्तर से कभी भी जा कर के पता कर सकते हैं। उसके बाद वो लड़की लगभग 5-6 महीने फिर सही रही, चाहे हमारे डर से, चाहे जो भी डर से, चाहे जो है कोर्ट कचहरी का प्रेशर समझ के कि अब आना जाना जो भी है, 5-6 महीने फिर सही रही। फिर हमने जब उस व्यक्ति से जानकारी ली तो उस यादव जी का कहना ये था कि गुरुदेव सब फिर से वैसा ही चल रहा है जैसे पहले था, फिर वही तांडव, फिर वही कारनामे। लेकिन मैं अब पहले से सतर्क हो गया हूँ। अब मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, मैं साइलेंट रहता हूँ। मैं उसकी किसी भी बात का कोई अब जवाब भी नहीं देता, ना तो उसके किसी भी कर्म से मैं कुछ बोलता हूँ। मैं बस साइलेंट अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ ताकि हमको कोर्ट न जाना पड़े। अब सोचिए, उसी घर में एक दुश्मन के साथ उस व्यक्ति को रहना पड़ रहा है। 7 साल जो वो कोर्ट में गया, जो भी उसके साथ हुआ, वकील लोग कैसे घुमा फिरा करके पूछते हैं, उसमें कई बार जेल भी जाना पड़ा होगा, पुलिस वालों की बातें सुननी पड़ी होंगी अनायास अकारण। और उसके बाद ये सब झेलने के बाद भी उसने कहा कि भैया वो सब सही था इसके अत्याचार की अपेक्षा। ये घर में रह करके जो अत्याचार हो रहा है, हमारे पूरा खानदान परेशान हो रहा है, इससे अच्छा तो वो कोर्ट लड़ने वाला ही ठीक था। अब ये सारी बातें हुई। अब मेन बात ये समझ लीजिए कि लड़की घर भी आ गई है, ठीक है, रिश्ता चल भी गया है, बच्चा भी हो गया है। और बच्चा आज, अगर आज की मैं बात करूं 2026 फरवरी में ये जब मैं वीडियो बना रहा हूं, बच्चा आज 3 साल का हो गया है। 3 साल का बच्चा हो गया है, लेकिन अभी भी
पति के तरफ से जो केस चल रहा था वो तो बंद हो गया, लेकिन पत्नी की तरफ से जो दहेज का केस चलाया गया था 2013-14 में, वो केस अभी भी बंद नहीं है। कारण वो औरत क्या कारण देती है कि ये केस हमारे पिताजी द्वारा किया गया है, इसको मैं कैसे बंद कर सकती हूँ। अब सोच लीजिए, मतलब 2013 में शादी हुई, 2020 में कुछ क्रिया करने के बाद वापस आई, बच्चा भी हुआ, 2021-22 में जो भी है बच्चा भी हुआ। और ये सब होने के बाद मतलब अगर उस औरत से कहा जाए कि अब केस क्यों नहीं बंद कर देती, अब तो 3 साल 4 साल हो गया रहते रहते, अब उस औरत का जवाब ये है कि ये केस तो हमारे पिताजी द्वारा लगाया गया था, मैं थोड़ी बंद कर सकती हूँ। और अभी भी उस इंसान को वो केस लड़ने जाना पड़ता है। और अब मुद्दा ये देखिए, पहले वो अपने वकील को पैसा देता था केस लड़ने के लिए, अब अपने वकील को भी उसको पैसा देना पड़ता है और प्लस उसके वकील को भी अपने ही पैसा देना पड़ता है अपने खिलाफ ही केस लड़ने के लिए। ऐसा दुनिया में कहाँ होता होगा, किस देश में ऐसा होता होगा कि अपने खिलाफ ही लड़ने के लिए प्रतिपक्षी वकील को पैसा यही देता है, क्योंकि पत्नी का ही लगाया हुआ केस। अब उसके जो औरत के बाप और भाई जो पैसे देते थे वकील को, अब वो भी नहीं देना, क्योंकि लड़की अब यहाँ रह रही है। तो अपने ही खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिपक्षी वकील को पैसा देना पड़ता है। अब इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं, इससे ज़्यादा दर्द किसी के पास क्या होगा। और सोचिए कि वो आदमी टिका हुआ है संविधान के गलत फैसले के कारण, कि कोई जांच नहीं, अगर औरत ने कह दिया कि ये गलत है तो वो गलत ही है, वो ब्रह्म वाक्य हो गया, भगवान की वाणी हो गई, उस पर कोई भी छानबीन नहीं करनी कि सही में दहेज मांगा गया है कि कुछ नहीं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं है, कोई भी का। अब ऐसे में आदमी अपने ही खिलाफ लड़ने के लिए वकील को पैसा दे रहा हो, इतना दर्द इतनी पीड़ा वो आदमी कैसे भोग रहा है। और ऐसा आदमी जब आत्महत्या कर लेता है तो लोग कहते हैं कि ऐसा वैसा, लोग तो कुछ 4 बातें कह करके चले जाएंगे, राम नाम सत्य की बातें हो जाएंगी। लेकिन सोचिए ये कहाँ तक सही है। ऐसे पापियों को, और इसमें मुख्य योगदान आपको और बताऊं, मुख्य योगदान उसकी पत्नी तो जो है सो है ही, मुख्य योगदान इस घटना को अंजाम देने वाला मुख्य जो कलाकार है वो है उस यादव का ससुर। उस यादव का ससुर एक विशिष्ट नेता, जिला पंचायत या सांसद से मिल करके ये कोर्ट कचहरी में ये चलवा रहा है। और जब जज को ये पता चला, जज जो 7 सालों तक यानी कि 2014 से 2020 तक जो केस चला उसमें जज को आंसू नहीं आए, लेकिन 2022 में एक जज को इसलिए आंसू आ गया कि सब कुछ मामला सेटलमेंट होने के बाद अपने प्रतिपक्षी वकील को भी पैसा यही देता है। इस बात को सुन करके उस जज को भी आंसू आ गए। जज भी इंसान ही होते हैं, बस फैसला देने के लिए एक विशेष गद्दी उनको दी जाती है, लेकिन होते तो इंसान ही है। और आंसू तक बह गए ऐसे जज को ये फैसला देते हुए कि अभी भैया कुछ वारा न्यारा नहीं हुआ है, जब ये कहेगी तब जो है हम आपको फैसला दे पाएंगे। फैसला नहीं दे पा रहे। तो कहने का मतलब ये है, ये सारी बातें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ और फिर आप लोगों को बता रहा हूँ कि जिसको इस केस के गहराई में जाना है, जिसको इस व्यक्ति से मिलना है, वो लोग गोरखपुर स्टेशन पर जाएं। गोरखपुर स्टेशन पर जा कर के हमारे जो चैनल वाला नंबर है इस पर आप व्हाट्सअप करें कि मैं गोरखपुर आ गया हूँ और यादव जी से मिलना चाहता हूँ, चाहे वो संवैधानिक पद पर हो चाहे सामान्य कोई व्यक्ति हो। गोरखपुर स्टेशन पर जा कर के अपने टिकट का फ़ोटो, अपना फ़ोटो और स्टेशन के पास खड़े होने का, एक गोरखपुर स्टेशन पर आप खड़े हैं इसका एक प्रमाणित सेल्फी लेकर के आप फ़ोटो भेजिए। आपको यादव जी का नंबर और वहाँ का लोकेशन भी आप लोगों को दे दिया जाएगा। आप ज़मीनी स्तर पर जा कर के पता भी कर सकते हैं ये बात सही है, कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं, ये पूरी बात। और कोई अगर संवैधानिक व्यक्ति इस पीड़ा को सुने और इस पीड़ा को दूर करने की योग्यता रखता हो तो मैं निवेदन करूंगा कि इस पीड़ा को, इस झंझट को अगर आप संवैधानिक तरीके से ठीक कर सकते हैं तो अवश्य ठीक करें। वो आदमी बस समझ लीजिए कि दिन गिन रहा है कि हम जिंदा कितने दिन हैं, उस व्यक्ति की इतनी पीड़ा है। अब आपसे कितनी पीड़ा मैं बताऊं, जितना मतलब 2020 से। और फिर अब जो है बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि जब आपको इतना पता है तो आप ही कुछ कर दीजिए। वो व्यक्ति ये भी मना करता है कि आप अपने किसी भी विद्या का दुरुपयोग मत करिएगा, जो हमारे जीवन में है वो हमें भोग लेने दीजिए। जो एक समस्या थी कि बच्चा नहीं था, संतान नहीं था, अब हमारा संतान हो गया है, हमारा वंश आगे बढ़ जा रहा है। आप अपने तरफ से किसी भी तंत्र मंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, ये उसने मना भी कर रखा है। उस व्यक्ति का दिल देखिए, ठीक है।
इंसानियत इसे कहते हैं। बाकी जो उसकी पत्नी और उसके परिवार, ससुर वाले जो लोग नालायकी और बेवकूफ़ी कर रहे हैं, इसको मैं संविधान के एक विशेष कारण की कमजोरी ही कहूँगा, और संविधान को संशोधित करने की जो है विशेष निवेदन भी करूँगा। वर्तमान में बैठे हुए जो है विशेष पदों पर जो अधिकारी हैं या जो सरकार है, उनसे निवेदन भी करूँगा। और फिर आप लोगों को बताऊँ कि ऐसे पापियों को ही, जो निर्दोष और अबला लोगों को सता रहे हैं, ऐसे पापियों को दंड देने के लिए ही मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, वशीकरण या तंत्र, चालान आदि की विद्याएं सिखाई गई हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस जानकारी को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि किसी को अब शंका ही नहीं रही होगी, या होनी भी नहीं चाहिए, कि ये विद्याएं जो दंडात्मक विद्याएं हैं वो किन लोगों के लिए सिखाई गई हैं। और ऐसी जगह जब इन जो है विद्याओं का प्रयोग करता है, तो विद्या कभी भी अनिष्टकारी नहीं होती है। ये विद्या ऐसे पापियों को समझाने के लिए ही सिखाई जाती हैं, और ऐसे पापी अगर उतावले हो रहे हैं पद या प्रतिष्ठा या पैसे के मद में, तो उनका उतावलापन मंत्र विद्या के द्वारा या यंत्र विद्या के द्वारा या हमारे जो भी है वैदिक या तांत्रिक विद्या के द्वारा इसको संभाला और रोका भी जा सकता है, जिससे किसी इंसान का परिवार या किसी इंसान की ज़िंदगी तबाह न होने पाए, और दोषी ऐसे उत्कृष्ट जो है उत्कंठा को लेकर के आगे समाज में कोई भी जो है दुराचार न करने पाए। इसलिए ये सारी विद्याएं बताई गई हैं। फिर मिलता हूँ किसी विशेष जानकारी के साथ। राधे राधे।